हेलो दोस्तों, नमस्कार। साक्ष्य अधिनियम में आज हम चर्चा करेंगे दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में। इससे पहले हमने वीडियो जो कवर किया था उसमें ओरल एविडेंस के संबंध में हमने चर्चा करी थी। वो वीडियो आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप उसे प्रेफर कर सकते हो, देख सकते हो। सेक्शन 61 कहती है दस्तावेज की अंतर्वस्तु का सबूत। अब ये जो चैप्टर है वो बात करता है दस्तावेज के बारे में। दस्तावेज का जो साक्ष्य है किस प्रकार दिया जाएगा, किस प्रकार प्राथमिक साक्ष्य द्वारा या सेकेंडरी एविडेंस के द्वारा जिस भी प्रकार साबित किया जाना है उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो सेक्शन 61 में यही बताया है कि दस्तावेज की अंतर्वस्तु का सबूत क्या होगा, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जब बात दस्तावेज की आ रही है तो दस्तावेज क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमने सेक्शन 3 में परिभाषा पढ़ी थी दस्तावेज की। तो वो जो चीजें बताई हुई है उसमें 2-4 पॉइंट की लेखांकित और रेखांक, अंशांक, जो उप सहांक जैसे कार्टून बोलते हैं, और जैसे भी लिखा हुआ है चित्रित मुद्रित, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो वो परिभाषा है दस्तावेज की। अब बात करें दस्तावेज की कि दस्तावेज कितने प्रकार के होते हैं। तो दस्तावेज भाई 2 प्रकार के होते हैं, लोक दस्तावेज और प्राइवेट दस्तावेज। लोक दस्तावेज की परिभाषा सेक्शन 74 के अंदर दे रखी है और प्राइवेट दस्तावेज की है वो 75 के अंदर दे रखी है। 74 में लोक दस्तावेज क्या क्या होते हैं वो बताए हुए हैं, और जो बच गए वो प्राइवेट दस्तावेज हैं, वो 75 के अंदर बताए हुए हैं। अब जो लोक दस्तावेज जो दस्तावेज है, दस्तावेज को बढ़िया साक्ष्य माना जाता है ओरल एविडेंस की तुलना में। उससे अच्छा साक्ष्य इसको माना जाता है। इसकी रीजन है कि ए मैन मे लाई बट डॉक्यूमेंट विल नेवर लाई। मतलब कि जो व्यक्ति है जो ओरल एविडेंस दे रहा है वो झूठ बोल सकता है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट में है वो झूठ नहीं है। जो है वो जैसा है वैसा ही है, एक्यूरेट है। ये डॉक्यूमेंट कभी झूठ नहीं बोलता। तो ये अपनी बताती है सेक्शन 61 कि जो दस्तावेज है उसकी अंतर्वस्तु का सबूत जो है या तो प्राथमिक साक्ष्य से द्वारा दिया जाएगा या फिर द्वितीयक साक्ष्य के बारे में, जिसके बारे में हम आगे वाली सेक्शनों में चर्चा करेंगे। सेक्शन 62 में प्राथमिक साक्ष्य के बारे में बताया हुआ है कि प्राथमिक साक्ष्य क्या होता है। अब पढ़ लेते हैं प्राथमिक साक्ष्य के बारे में। भाई प्राथमिक साक्ष्य क्या होता है। सेक्शन 62 में प्राथमिक साक्ष्य की परिभाषा दी है कि जो कोर्ट में पेश की गई है जो प्रत्येक डॉक्यूमेंट, वो जो स्वयं डॉक्यूमेंट है वो मूल है, वो मूल दस्तावेज है, प्राथमिक साक्ष्य है। अब इसके सिवाय 2 एक्सेप्शन बताए हैं इसमें कि उनको भी प्राथमिक साक्ष्य माना जाएगा। पहला एक्सेप्शन दिया गया है कि जहां दस्तावेज कई मूल प्रतियों में निष्पादित है वहां हरेक मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य होगा। इसमें यह बताया है कि जो एक दस्तावेज है वो एक की बजाय कई कॉपियों के अंदर शुरू में ही जनरेट हुआ है, तो वो जो है उसकी जो प्रत्येक कॉपी है वो प्राथमिक साक्ष्य मानी जाएगी। इसका जो बढ़िया उदाहरण है वो है पार्टीशन डीड, विभाजन विलेख। जो कई पार्टियों के अंदर विभाजन होता है तो सेमी कॉपी तैयार होती है, प्रत्येक के पास अलग अलग होती है, वो सारी की सारी कॉपियां ओरिजिनल मानी जाती है। अब बात करते हैं इसके दूसरा जो दे रखा है एक्सेप्शन, उसकी दूसरा दिया है जहां की अनेक दस्तावेज एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई है। कि जो कई जो दस्तावेज बने वो एक ही प्रक्रिया द्वारा बने, जैसे कि प्रिंटिंग, मुद्रण या फिर लिथोग्राफी या फोटोग्राफी। तो इस तरीके से जो एक ही तरीके से जो सारे जो डॉक्यूमेंट जितने भी निकले, जैसे कि एक फोटो शुरू के अंदर खींची, उस फोटो की 4 कॉपियां निकल गई, तो वो चारों की चारों कॉपियां क्या है, ओरिजिनल है, वो प्राथमिक साक्ष्य है। लेकिन अब एक बार जैसे कि उस फोटो से 4 फोटो निकाल ली, अब उस फोटो की जो फोटो बनाएंगे वो फोटो ओरिजिनल साक्ष्य नहीं होगी, वो प्राथमिक साक्ष्य नहीं मानी जाएगी। तो ये 2 एक्सेप्शन बताए गए हैं प्राथमिक साक्ष्य के। बाकी प्राथमिक साक्ष्य जो ओरिजिनल है वही प्राथमिक साक्ष्य है, इन 2 एक्सेप्शन को छोड़ के। इसका एक एग्जांपल ये ले सकते हैं पार्टीशन डीड, और दूसरा जिस तरीके से इस तरीके से एक साथ जो कॉपी निकलती है फोटोकॉपी वगैरह के प्रिंटिंग से, तो वो प्राथमिक साक्ष्य के अंतर्गत आएगी। लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन को। अब सेक्शन 63 है, ये बताती है द्वितीयक साक्ष्य के बारे में कि सेकेंडरी एविडेंस क्या क्या है। हमने प्राथमिक साक्ष्य सेक्शन 62 में कवर कर रहे थे। तो द्वितीयक साक्ष्य है जो निम्नलिखित बताए गए हैं द्वितीयक साक्ष्य है। पहला बता रहा है एक्ट में दिए गए उपबंधों के अनुसार दी गई सर्टिफाइड कॉपी। जो इस एक्ट के अनुसार सेक्शन 76 के अंदर जो है प्रमाणित प्रतियों की परिभाषा दी हुई है,
उसके अनुसार जो प्रमाणित प्रतियां दी जाएगी वो क्या है, सेकेंडरी एविडेंस के अंतर्गत आता है। सर्टिफाइड कॉपी का मतलब है जैसे किसी लोक दस्तावेज से कुछ प्राप्त करना है तो उसके लिए जो निर्धारित फीस है वो भरने के बाद जो ऑफिसर है अपनी स्टैंप लगा के नाम लिख के जो कॉपी जनरेट करता है, जो कॉपी देता है, उस संबंध में उसको प्रमाणित कॉपी कहा जाता है। वो सेकेंडरी एविडेंस के रूप में न्यायालय में स्वीकार की जाती है। दूसरा बताता है कि मूल से यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई प्रतियां, जैसे कि मूल कॉपी है उससे हमने फोटोकॉपियां कर ली तो वो जो फोटोकॉपी है वो सेकेंडरी एविडेंस के रूप में मानी जाएगी। तीसरी बताती है मूल से बनाई गई तुलना की हुई, यानी कि वैसा का वैसा लिखकर, जैसे कि मूल जो डॉक्यूमेंट है उसको देख के उससे वैसा का वैसा जैसे उतारते हैं, जैसे कि रोजनामचा होता है, रोजनामचे के अंदर से जो भी डीडी एंट्री उतारनी है वो वैसे के वैसे लिख लिया, नीचे नोट एज ए ट्रू कॉपी लिख के जो तैयार करते हैं वो भी सेकेंडरी एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट होती है। चौथा बता रहा है कि उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उसे निष्पादित नहीं किया है। ये थोड़ी सी समझने वाली बात हो जाती है कि एक ही चीज के लिए, एक व्यक्ति के लिए वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, बल्कि दूसरे व्यक्ति के लिए वो क्या है, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट होता है। इसका एक उदाहरण रहता है अच्छा, कि जो लीज ली जाती है, लीज का बोलो या पट्टा ले लो, तो जिस व्यक्ति ने लीज जनरेट की है, मान लीजिए ए ने है लीज जनरेट की है और जो बी है उसने उसे कबूल किया है, तो ए ने तो लीज जनरेट कर ली तो इसकी जो लीज है उसको वो एक्सेप्ट कर रहा है, उसकी जो शर्तों को, और ये कबूलियत कर रहा है उसको, तो इसकी तरफ से जो कबूलियत दी गई बी की तरफ से वो ए के लिए सेकेंडरी एविडेंस हो गया, और ए के लिए ए के द्वारा जो बी को जो दिया गया है पट्टा या फिर जो है लीज के डॉक्यूमेंट है वो उसने बी के लिए वो सेकेंडरी एविडेंस हो जाता है। तो जिस व्यक्ति ने खुद जो जारी नहीं की है, खुद एग्जीक्यूट नहीं की है, वो उसके लिए, एक दूसरे के लिए वो है सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा। नेक्स्ट बताता है पांचवा इसमें कि किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु का उस व्यक्ति द्वारा दिया हुआ मौखिक वृत्तांत जिसने उसे देखा है। किसी दस्तावेज के अंदर क्या लिखा हुआ है उसके संबंध में किसी व्यक्ति ने देखा और उसने जो मौखिक वृत्तांत दिया उसको भी सेकेंडरी एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये तो हो गई अपनी परिभाषा सेकेंडरी एविडेंस द्वितीयक साक्ष्य की, कि क्या क्या है जो द्वितीय साक्ष्य के रूप में काउंट हो जाएंगे। अब बात करें सेक्शन 64 कहती है कि दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना। सेक्शन 64 कहती है कि जो भी है दस्तावेज है वो अपने प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा साबित किया जाएगा। सेक्शन 65 में इसका अपवाद दिया गया है कि किस स्थिति के अंदर जो है प्राथमिक साक्ष्य जो सेकेंडरी एविडेंस के जरिए भी दस्तावेज को साबित किया जा सकता है, वो उसका अपवाद है। सेक्शन 64 के साथ हम ये चीज जान सकते हैं कि सेक्शन 60, सेक्शन 64, सेक्शन 91 सबसे बेहतरीन एविडेंस माने गए हैं साक्ष्य अधिनियम के हिसाब से, क्योंकि ये है डायरेक्ट एविडेंस और इनको सबसे अच्छे जो साक्ष्य है, सबसे अच्छा जो क्या कहें एविडेंस है वो इन सेक्शनों को ही माना गया है। नेक्स्ट सेक्शन लेते हैं सेक्शन 65, जो सेक्शन 64 का अपवाद है कि किस स्थिति के अंदर द्वितीयक साक्ष्य एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, वो बताई गई है उसमें। अब सेक्शन 65 है, ये बताती है कि किस स्थिति के अंदर जो है दस्तावेज का द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है, किस किस कंडीशन के अंदर। क्योंकि इससे पहले जो हमने 64 पढ़ी थी वो 64 क्या कह रही है कि दस्तावेज को क्या है प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा ही साबित किया जाना चाहिए, लेकिन ये उसका अपवाद है। तो इसमें ये कंडीशन बताई गई है 5, 6, 7 कि उस कंडीशन के अंदर आप द्वितीय साक्ष्य दे सकते हैं। पहली कंडीशन इसमें बताई गई है कि यदि मूल ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है, जो मूल दस्तावेज है जिस व्यक्ति के खिलाफ उसको साबित किया जाना है, उस व्यक्ति के ही कब्जे में वो मूल दस्तावेज है और कोर्ट है, या फिर वो जो दस्तावेज है ऐसे व्यक्ति के पास है जिसके ऊपर जो है कोर्ट के ऑर्डर की पहुंच ही नहीं है। या फिर तीसरी कंडीशन इसमें ये बताई है कि ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है जो ये जो डॉक्यूमेंट है ये पेश करने के लिए बाध्य है लॉ के द्वारा, और उसको सेक्शन 66 के अनुसार नोटिस भी दे दिया गया है, उसके बावजूद भी उस व्यक्ति ने वो जो डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया, तो आप क्या है सेकेंडरी एविडेंस के जरिए जो है दस्तावेज को साबित कर सकते हो। ये इसका ए पॉइंट बताता है सेक्शन 65 का। दूसरा बताता है इसका कि जब मूल के अस्तित्व या दशा या उसकी अंतर्वस्तु के बारे में
उस व्यक्ति द्वारा जिसके विरुद्ध उसको साबित किया जाना है, उस व्यक्ति ने लिखित स्वीकृति द्वारा यह साबित कर लिया है तो कि ये साबित हो चुका है क्या उसके अंदर वस्तु थी, तो उस व्यक्ति ने जिसके खिलाफ साबित करना उसकी स्वीकृति के द्वारा उसको साबित किया जा सकता है सेकेंडरी एविडेंस के रूप में। तीसरी बात इसमें बताई गई है, जब मूल है वो या तो खो गया है या नष्ट हो गया है, तो उस स्थिति के अंदर आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। लेकिन पहली कंडीशन क्या होगी कि उससे पहले आपको ये साबित करना होता है इसके अंदर कि ये स्थिति है कि या तो खो गया है नष्ट हो गया, तो इसका प्रूफ दीजिए, उसके बाद आप सेकेंडरी एविडेंस देने की तरफ चलेंगे। चौथी कंडीशन इसमें यह बताई है कि जब मूल इस प्रवृत्ति का है कि उसको आसानी से कोर्ट के अंदर नहीं लाया जा सकता, तो उस स्थिति में सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। पांचवा और छठा ई और एफ में यह बताया है कि या तो वो लोक दस्तावेज है जिसकी परिभाषा सेक्शन 74 एविडेंस एक्ट में दे रखी है, या फिर उसकी प्रमाणित प्रति जो है उसके रूप में साबित किया जाना कोर्ट ने अलाउ कर दिया है, परमिशन दे दी है, अनुमति दे दी है। तो उस स्थिति के अंदर अगर ये दोनों स्थितियां हैं ई और एफ वाली, तो उनकी जो लोक दस्तावेज की प्रमाणित कॉपी और जो प्रमाणित कॉपी जिस आधार पे दी जाती है सेक्शन 76 एविडेंस के अनुसार, तो उसकी जो प्रमाणित कॉपियां हैं वो गवाह हो जाएगी। अब बात करते हैं सातवें में, ये बता रहा है, ये कोर्ट का खास तौर पे टाइम बचाने के लिहाज से है कि जब मूल जो दस्तावेज है अनेक लेखाओं या फिर दस्तावेजों में गठित है और उसके बारे में प्रत्येक के बारे में कोर्ट को परीक्षा करने में बड़ी दिक्कत है, आसानी नहीं है, नहीं कर सकता, तो ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य जिसने उसकी परीक्षा कर रखी है या उसने उसको देखा है, उस मामले में वो पारंगत है, कुशल है, तो उस व्यक्ति का साक्ष्य लिया जा सकता है। ये कंडीशन बताई गई है सेक्शन 65 के अंदर कि इन कंडीशन के अंदर अगर बात अगर फिट बैठ रही है 65 के अंदर, तो उस स्थिति के अंदर आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। कई बार इसके अंदर कंफ्यूजन ये क्रिएट हो जाता है कि अगर सेकेंडरी एविडेंस किसी को देना है तो क्या उस व्यक्ति का प्रोसीजर क्या होगा, क्या उसको कोई कोर्ट के अंदर कोई एप्लीकेशन फाइल करनी होगी या फिर कुछ उसके लिए कोर्ट से परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। तो इस बारे में एक केस था सत्यम कुमार शाह वर्सेस नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो 2019 का। इस केस में कोर्ट ने बताया था, बोला था कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको पहले परमिशन लेनी होगी सेकेंडरी एविडेंस के लिए या फिर कुछ एप्लीकेशन देनी होगी सेकेंडरी एविडेंस पेश करने के लिए। यदि मामला सेक्शन 65 की शर्तों में से जाता है, किसी शर्त को अगर पूरी कर रहे हो आप लोग, तो आप सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए लायबल हैं, सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। तो अब इसकी सेक्शन 65A और 65B दो और जोड़ी गई है अमेंडमेंट के बाद। जो IT एक्ट आया था 2000 में, उसके बाद ये जोड़ी गई थी। इनमें वैसे कुछ विशेष नहीं कहता है। सेक्शन 65 कहती है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य में विशेष उपबंध, जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है वो किस प्रकार से साक्ष्य के रूप में दिए जाने हैं, ये सेक्शन बताती है 65A। इसमें ये बताया गया है कि जो 65B के अंदर जो वर्णन किया गया है उस आधार पे उसको साबित किया जाएगा, साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख दिए जाएंगे। 65 में वो प्रोसीजर बताया गया है कि किस आधार पे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता हो जाएगी। उसमें कुछ एक कंडीशन बताई गई है कि कंप्यूटर के संबंधित, कंप्यूटर पे किस प्रकार कब्जा था, कंप्यूटर कैसे काम कर रहा था, इससे संबंधित कुछ एक कंडीशन है, उस आधार पे उस डॉक्यूमेंट की ग्राह्यता हो जाएगी। ज्यादा कुछ विशेष नहीं है, बस मुख्य रूप से इसमें कई बार पूछ भी लेते हैं कि ये सेक्शन कब अमेंडमेंट हुई, तो IT एक्ट 2000 के अंदर इन सेक्शनों को ऐड किया गया था। अब रह गई अपनी नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 66। सेक्शन 66 है, ये प्रावधान करती है कि पेश करने की सूचना के बारे में नियम। जो हमने सेक्शन 65 पढ़ी थी, सेक्शन 65 का खंड ए कह रहा था कि जो द्वितीयक साक्ष्य अगर किसी व्यक्ति को देना है तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति को जिसके कब्जे में वो डॉक्यूमेंट है उसको सेक्शन 66 के अनुसार इन रिटर्न लिखित में नोटिस देगा। ऐसा नहीं है कि वर्बली बोल दिया जाएगा, लिखित में उसको नोटिस दिया जाएगा। और वो नोटिस देने के बावजूद भी अगर वो नहीं पेश करता है तो उसके बाद उस व्यक्ति को क्या है, अधिकार मिलेगा कि वो द्वितीयक साक्ष्य पेश कर सकता है। एक कुछ एक कंडीशन बताई है जिस कंडीशन में ये नोटिस देना कोई जरूरी नहीं है। पहली कंडीशन ये बताई है कि जब साबित करने वाला दस्तावेज ही नोटिस है, कि जब कोर्ट के अंदर मुद्दा इसी बात पे चल रहा है कि उस व्यक्ति ने तो नोटिस नहीं दिया जी, तो अब नोटिस पे ही मुद्दा है तो उसके लिए कोई नोटिस देना कोई जरूरी नहीं है। दूसरी बात बताता है कि केस ऐसी प्रकृति का है
जिससे विपक्षी पार्टी को अपने आप ही पता चल जाता है कि तुमसे अब अपेक्षा की जाएगी कि तुम ओरिजिनल को जो डॉक्यूमेंट है उसको प्रस्तुत करो। तो उस मामले में भी जो है नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरी बताता है कि जब प्रतीत हो जाता है या साबित हो जाता है, दोनों चीजें हैं, कि जो विपक्षी पार्टी है उसने उस डॉक्यूमेंट को कपट से या फिर बल के द्वारा अपने कब्जे में लिया है, अभिप्राप्त किया है। चौथी कंडीशन ये बता रहा है कि यदि मूल प्रतिपक्षी या उसके अभिकर्ता के पास में है और वो कोर्ट के अंदर ही है, तो उस स्थिति में नोटिस देने की जरूरत नहीं है। पांचवी कंडीशन ये बताई है कि जब प्रतिपक्षी पार्टी है, जो विपक्षी पार्टी है, उसने ये एक्सेप्ट कर लिया है या उसके अभिकर्ता ने कि जो मूल है वो खो गया है, तो उस स्थिति में सेकेंडरी एविडेंस देने की परमिशन मिल जाती है। छठी कंडीशन ये बताई है कि जो दस्तावेज पे कब्जा रखने वाला व्यक्ति है वो कोर्ट की पहुंच से बाहर है, कोर्ट के आदेश से की रेंज से बाहर है, तो उस स्थिति में सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। ये सेक्शन सेकेंडरी एविडेंस दिया गया जा सकता है, मतलब उस व्यक्ति को नोटिस देना जरूरी नहीं है। हम बात कर रहे थे नोटिस की। तो अब इसमें एक और बात बताई गई थी ये केस में कि कोर्ट है उसके पास संपूर्ण शक्ति है कि वो किसको नोटिस देना है नहीं देना है, इस संबंध में आदेश दे सकता है। किसी को नोटिस नहीं देना है इसका आदेश कोर्ट ने कर दिया तो कोई जरूरी नहीं है इन कंडीशनों के सिवाय भी। तो ये अपना चैप्टर रहा आज सेक्शन 61 से लेकर के 66 तक, जिसमें हमने पढ़ा सबसे पहले 61 के अंदर कि जो है प्राथमिक साक्ष्यों के द्वारा ही जो है दस्तावेज को साबित किया जाएगा। उसके बाद हमने सेक्शन 62 के अंदर हमने ये पढ़ा कि प्राथमिक साक्ष्य क्या क्या है। 63 के अंदर हमने द्वितीयक साक्ष्य के बारे में पढ़ा और 64 के अंदर हमने पढ़ा कि जो है दस्तावेज के द्वारा साबित किया जाना, जो दस्तावेज है तो प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा ही साबित किए जाएंगे। जो सबसे बेस्ट एविडेंस है सेक्शन 64, 60 और 91 माने गए हैं। उसके बाद हमने सेक्शन 65 पढ़ा जिसके अंदर ये सेक्शन दिए गए थे, ये अपवाद दिए गए जो कि सेक्शन 64 का है कि किस किस कंडीशन में प्राथमिक साक्ष्य के बजाय द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है। और सेक्शन 66 के अंदर ये प्रोसीजर बताया जाके जिससे से अगर नोटिस मंगवाना है, जो डॉक्यूमेंट मंगवाना है तो उसको नोटिस दिया जाना है, किस किस कंडीशन में नोटिस दिया जाना है, किस किस कंडीशन में नोटिस नहीं दिया जाना है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज बेहतर से समझ आई है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहा है तो कमेंट कीजिए। प्रार्थी हाजिर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।